गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी किस प्रकार से प्रस्ताव एवं स्वीकृति का संवहन पूरा माना जाता है, किस प्रकार से प्रस्ताव एवं स्वीकृति का जो खंडन किया जा सकता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, यानी जो प्रपोजल है उसका कम्युनिकेशन जो है कब कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पर क्लास में जब समझ रहे हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है आप उस पर ज़्यादा गौर करें, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से आप किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से लो में समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, यहाँ पर एक जो डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कब हम जो प्रपोजल है या ऑफर है उसके कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom इट इज मेड, यानी जिस व्यक्ति के को हम प्रस्ताव कर रहे हैं, यदि वह प्रस्ताव या प्रपोजल उस व्यक्ति की समझ में आ जाता है, तब हम ये मानते हैं कि जो हमारे द्वारा दिया गया प्रस्ताव है उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, संवहन पूरा हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये दो पार्टी है, एक तो ए है पार्टी और एक पार्टी बी है। ध्यान से समझना इसको। ए पार्टी के पास एक कार है और वह अपनी कार 2 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है, ठीक है ना। 2 लाख रुपए में बी को बेचना चाह रहा है। तो ए ने बी के सामने, दोनों पास में बैठे हैं, ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई मैं अपनी कार है 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये ऑफर या जो प्रपोजल था, और जो बी है उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, एक्सेप्टेंस, ठीक है। दोनों आमने सामने बैठे हैं, ए ने कार को सेल करने के लिए प्रस्ताव रखा बी के सामने, बी ने उस ऑफर पर, प्रपोजल पर ए को एक्सेप्टेंस दे दी, यानी बी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एक तरीके से एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। और यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आमने सामने बैठे हैं, तुरंत प्रपोजल दिया और तुरंत उस पर एक्सेप्टेंस मिल गई। बट एक बात आपको समझना है, ए और बी दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं। एक ए है वो दिल्ली में रहता है और जो बी है वो जयपुर में रहता है, ठीक है ना। ए है वो दिल्ली में और जो बी है वो जयपुर में। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि जो ए है उसने जो एक प्रपोजल दिया बी को, लेटर के माध्यम से एक पत्र लिखा उसने, ए ने, और उसने वही ऑफर किया कि वह अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता है। तो ये जो प्रस्ताव है वो बी को दिया एक पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए, जो ये प्रपोजल है वो तब कंप्लीट माना जाएगा जब ए के द्वारा भेजा गया लेटर, जो प्रपोजल लेटर था, प्रस्ताव पत्र है, वो जब बी के पास पहुंच जाता है तब हम उस प्रपोजल को पूरा मानेंगे। प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन है उसको हम पूरा मानेंगे कि प्रस्ताव का जो संवहन है, कम्युनिकेशन है, वो पूरा हो गया है, ठीक है। तो इसके अलावा एक बात और आपको समझना है कि जो प्रपोजल है वो ए ने बी के लिए भेजा, बट वो कभी भी बी के पास नहीं पहुंचा है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, ये प्रपोजल है, ये बी के पास नहीं पहुंचता है और रास्ते में ही कहीं गुम हो जाता है वो लेटर। तो ऐसी परिस्थिति में जो ए है वो किसी भी प्रकार से बी को बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ए का ऑफर है वो बी तक नहीं पहुंचा, ठीक है ना।
और ये जो इसको हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ए के द्वारा भेजा गया प्रपोजल लेटर है वो बी तक पहुंच जाता है सही तरीके से, और जो मैसेज ए डिलीवर करना चाहता है, जो प्रस्ताव या प्रपोजल डिलीवर करना चाहता है बी को पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि जो ऑफर है या जो प्रपोजल है उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब बी पर डिपेंड करता है कि वो उस पर उस गाड़ी को खरीदना चाहे नहीं चाहे, ठीक है ना, वो उस पर एक्सेप्टेंस देना चाहे या उसको रिजेक्ट करना चाहे। बट पहले हम बात करें कि कम्युनिकेशन और प्रपोजल है वो कब कंप्लीट होगा, तो उसमें एक ही बात देखनी है कि ए द्वारा भेजा गया प्रपोजल लेटर बी तक पहुंच जाए, तब उस प्रपोजल के कम्युनिकेशन को या ऑफर के कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट मानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो देखिए इसमें जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो दो तरीके से पूरा होता है। एक तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजल, यानी जो प्रस्तावक है उसके विरुद्ध जो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, और सेकंड है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, यानी जो स्वीकृति देने वाला है, एक्सेप्टेंस देने वाला है, उसके विरुद्ध जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा। अब देखिए इसमें हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए ए और बी दो पार्टी है, ठीक है ना। ए ने जो एक लेटर के माध्यम से और बी के सामने प्रस्ताव रखा कि ए अपनी गाड़ी है और वो 2 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है, ठीक है ना। तो ये लेटर बी तक पहुंच गया, यानी कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। किसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? प्रपोजल का। ए का प्रपोजल बी तक सही सलामत पहुंच गया। अब देखिए बी ने जो स्वीकृति दी है, एक्सेप्टेंस दी है ए के प्रपोजल पर, वो भी एक्सेप्टेंस है वो एक तरीके से लेटर के माध्यम से दी गई है, ठीक है ना। रिटर्न में एक्सेप्टेंस है, उसके लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो बी ए को भेज रहा है। तो देखिए क्या होता है कि जब बी अपना जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसका स्पीड पोस्ट करवा देता है, ठीक है ना, तो उस समय बी की जो एक्सेप्टेंस है वो एज अगेंस्ट प्रपोजल, यानी प्रस्तावक के विरुद्ध जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो पूरा माना जाएगा। स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक के विरुद्ध पूरा माना जाएगा। कब पूरा माना जाएगा? जब बी द्वारा अपना जो स्वीकृति लेटर है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है, ठीक है ना। और अब उस लेटर को बी कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप पोस्ट ऑफिस में किसी लेटर को भेजते हैं और पोस्ट ऑफिस में उसको जमा करवा देते हैं स्पीड पोस्ट के लिए या रजिस्ट्री के लिए, तब आप उस लेटर को वो वापस नहीं ले सकते। वो लेटर उसी स्थान पर भेजा जाएगा जिस जगह के लिए उसको स्पीड पोस्ट करवाया गया है, जो एड्रेस उस पर लिखा गया है, आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जब बी द्वारा एक्सेप्टेंस लेटर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक द्वारा भेज दिया जाता है और अब वह उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकता उस लेटर को, ठीक है ना, तब जो बी की जो स्वीकृति है वो पूरी मानी जाएगी प्रस्तावक के विरुद्ध या एज अगेंस्ट प्रपोजल, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि जो बी है वो ए को बाध्य कर सकता है कि ए अपनी कार बी को बेचे, क्योंकि ए ने ऑफर किया था और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना, और अपना एक्सेप्टेंस है वो उसने स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया। अब देखिए दूसरी बात हम समझते हैं कि जो बी ने लेटर भेजा है, ठीक है, यदि वह लेटर रास्ते में गुम हो जाता है, ठीक है ना, बी ने स्वीकृति लेटर जो भेजा है वो ए तक नहीं पहुंचा है और रास्ते में गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, तब बी की तरफ से जो स्वीकृति दी गई है, ठीक है ना, किसके अगेंस्ट? प्रपोजल के अगेंस्ट, वो कंप्लीट मानी जाएगी और बी है वो ए को बाध्य कर सकता है ए को अपनी गाड़ी बेचने के लिए, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन क्या है कि
ए ने प्रपोजल दिया था, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। और चाहे बी का लेटर कभी भी ए तक पहुंचे या फिर ना पहुंचे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो एक्सेप्टेंस को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजल, ठीक है ना, प्रस्तावक के विरुद्ध जो बी ने स्वीकृति दे दी। दूसरा हमने बात की थी कि यदि वो लेटर है बी का ए तक पहुंच जाता है तो उसको हम कहेंगे कि जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, यानी जो स्वीकर्ता है, स्वीकार करता है, उसके अगेंस्ट जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। इसका एग्जांपल देखिए, बी ने लेटर भेजा और बी का लेटर ए को मिल गया है, ठीक है ना। अब की बार वो गुम नहीं हुआ है, रास्ते में टाइम पे उसको मिल गया। तो देखिए, अब ए का प्रस्ताव था गाड़ी बेचना बी को, बी ने कहा कि मैं गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बी ए को बाध्य कर सकता है कि वो गाड़ी उसको बेचे, ठीक है ना। और ए है वो बी को बाध्य कर सकता है कि जो बी है वो उसकी गाड़ी खरीदे। एक दूसरे को वो बाध्य कर सकते हैं, ठीक है ना, बाउंड कर सकते हैं। यदि प्रस्ताव का जो संवहन या प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक जो इम्पोर्टेंट पहलू है उसको समझना है कि जो बी ने स्वीकृति लेटर भेजा था, एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था, वो ए के पास नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। स्वीकृति बी ने दी है बट लेटर नहीं पहुंचा है ए के पास। तो यहाँ पर क्या होगा कि बी तो ए को बाध्य कर सकता है, ठीक है ना, कि ए अपना गाड़ी बी को बेचे, ठीक है ना। लेकिन ए है वो कभी भी बी को बाध्य नहीं कर सकता कि बी उससे अपना गाड़ी खरीदे, क्योंकि उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है ए के पास। और यदि वो लेटर ए को मिल जाता है तब ए के पास भी एक जो है एक तरीके से जो राइट्स है वो अराइज हो जाता है कि ए बी को बाध्य कर सकता है जो अपनी गाड़ी है वो खरीदने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो दो प्रकार से होता है, एक तो एज अगेंस्ट प्रपोजल और दूसरा है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। जब मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, एज अगेंस्ट प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, जब बी के द्वारा या एक्सेप्टर के द्वारा जो प्रपोजल जो एक्सेप्टेंस लेटर भेजा गया है ऑफरर को, ऑफरर कौन है यहाँ पर, ए, ठीक है ना। देखिए मैं लिख देता हूँ आपको, ए है ऑफरर, ठीक है ना, और ये है एक्सेप्टर। यहाँ पर ए ने ऑफर दिया बी को और बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर है, स्वीकृति पत्र है, वो डाक के माध्यम से भेजा है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा। यदि वो लेटर ए तक पहुंच जाता है तब उसको हम कहेंगे कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो पूरा हो गया, यानी स्वीकृति का संवहन पूरा हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, दोनों की तरफ से पूरा हो गया, एक तो एज अगेंस्ट प्रपोजल की तरफ से पूरा है और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर की तरफ से पूरा है। यानी ऑफरर है वो जो एक्सेप्टर को बाउंड कर सकता है अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, और जो एक्सेप्टर है जो स्वीकृति देने वाला व्यक्ति है वो ऑफरर को बाउंड कर सकता है अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं। ये कब पूरा होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि जब बी के द्वारा भेजा गया जो लेटर है, ठीक है ना, बी ने भेज दिया लेटर। जैसे एक एग्जांपल और मैं डेट को लेके बताता हूँ, देखिए जैसे 1 सितंबर को और ए ने ऑफर दिया बी को अपना गाड़ी बेचने के लिए, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, ये इसके पास जो 3 सितंबर को, ठीक है ना, 3 सितंबर को बी को एक लेटर मिला, ऑफर लेटर, जिसमें ए ने भेजा था अपना गाड़ी बेचने के लिए। अब बी ने क्या किया, 4 तारीख को, 4 सितंबर को
उस पर अपना स्वीकृति दे दिया। कितनी तारीख को? 4 सितंबर को। और ये जो लेटर है उसको 4 सितंबर को पोस्ट करवा दिया डाक के माध्यम से ए को भेजने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए जो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है एज एंगेज्ड ऑफर या प्रपोजल, तो वो कब कंप्लीट मानी जाएगी? 4 तारीख को। यानी 4 तारीख को बी के द्वारा जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो भेज दिया गया है ए को, ठीक है ना। तो ये एज एंगेज्ड जो प्रपोजल है वो कब मानी जाएगी? 4 सितंबर को, ठीक है ना। और देखिए अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ए को वो लेटर मिलेगा 7 सितंबर को, ठीक है ना। 7 सितंबर को वो लेटर एक्सेप्ट हुआ। तो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर है वो 7 सितंबर को कंप्लीट माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो ऑफर एंड जो एक्सेप्टेंस है उसका कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए जब तक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता तब तक हम एक एग्रीमेंट नहीं बना सकते। एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए जरूरी है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए। अब हम बात करेंगे जनरल रूल्स एज टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस है उसकी कम्युनिकेशन से संबंधित स्वीकृति के संवहन से संबंधित जो कुछ नियम है, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, उनको हम समझेंगे। साधारण जो प्रोविजंस है या रूल्स है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन। देखिए यदि किसी ऑफर में या किसी एग्रीमेंट में जब कहा गया है कि जो ऑफर करने वाले व्यक्ति द्वारा कि एक्सेप्टेंस वो किसी निर्धारित विधि के द्वारा दी जानी चाहिए, एक निर्धारित जो मैनर के द्वारा, मेथड के द्वारा दी जानी चाहिए, तो उस केस में उसी मेथड का यूज करते हुए एक्सेप्टेंस देना, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। जब इस बात का कोई मेंशन नहीं किया गया, एक्सेप्टेंस का मेथड डिटरमाइन नहीं किया गया, तो उस केस में यदि आप टेलीफोन के माध्यम से एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। यदि आप टेलेक्स के माध्यम से एक्सेप्टेंस देते हैं तब भी वो कंप्लीट माना जाएगा। टेलेक्स क्या है? एक तरीके से मैसेजिंग सर्विसेज है। ये इसका यूज पहले किया जाता था, जिस प्रकार से आज हम व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, पहले टेलेक्स का यूज किया जाता था मैसेज भेजने के लिए। तो यदि टेलेक्स के माध्यम से भी आप एक्सेप्टेंस भेजते हैं तो भी उसको हम एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। फिर उसके बाद है एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। यदि आपने पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से एक्सेप्टेंस लेटर भेजा है तब भी उसको कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट है लेट रिसीप्ट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए किसी भी जैसे मैंने आपको ऑफर किया था कि मैं अपनी गाड़ी है 5 लाख रुपए में आपको भेजना चाहता हूँ, ये ऑफर मैंने 2 महीने पहले किया था, ठीक है ना। और आपने उसी समय मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया कि आप भी मेरी गाड़ी है वो खरीदने के लिए तैयार है, परंतु मुझे वो लेटर है वो देखिए आपने 2 महीने पहले जैसे ही मैंने भेजा था उसके बाद तुरंत उसी दिन आपको जैसे लेटर मिला तुरंत आपने एक्सेप्टेंस भेज दिया, परंतु वो मुझे लेटर है वो आज तक नहीं मिला, ठीक है ना। तो या मुझे आने वाले 2 महीने बाद में वो लेटर मिलता है तब भी आपकी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट है ऑन राइटिंग रॉन्ग एड्रेस। कई बार जैसे मैंने आपको एक लेटर भेजा, जैसे 31 मार्च को भेजा था लेटर कि मैं अपना गाड़ी आपको भेजना चाहता हूँ, आपने मुझे उस पर जो स्वीकृति लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर है वो भेज दिया था 1 अप्रैल को, और जो लेटर है उस पर आपने गलत एड्रेस लिख दिया ताकि वो लेटर मुझ तक पहुँचे नहीं, ठीक है ना। आपने स्पीड पोस्ट करवा दिया लेकिन एड्रेस गलत लिख दिया तो मेरे तक कैसे पहुँचेगी। तो इस प्रकार से भेजी गई स्वीकृति है वो एक वैलिड कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी और आप मुझे अपनी गाड़ी
बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये मान्य है, ठीक है ना। और ये जो है ना, ऑन राइटिंग रॉन्ग एड्रेस, यदि आप गलत एड्रेस लिखते हैं जो आप एक्सेप्टेंस लेटर भेज रहे हैं उस पर, तो उस केस में आप प्रपोजल को बाउंड नहीं कर सकते उसे अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए या परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो अनुबंध का स्थान हम किसे मानेंगे। देखिए, सबसे पहले ऑफर किया जाता है, जब उस पर एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखिए यदि कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टी अपने अपने प्रॉमिस को, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को, अपने वादे को पूरा नहीं करती है, तो जो भी पीड़ित पक्षकार है जिसको लॉस हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है, उस पर अभियोग चला सकता है, ठीक है ना। तो अभियोग चलाने के लिए, केस करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से कोर्ट में केस करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने जैसे राजगढ़ में किया है तो उसके लिए हम केस दिल्ली कोर्ट में करें, ठीक है ना, या कहीं उदयपुर के कोर्ट में करें। केस हमेशा वहीं किया जाता है जिस एरिया में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रेम किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया गया। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस जगह बना है, ताकि हम उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर अपील कर सकें इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस बाय रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो देखिए, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें समझना है कि जैसे दोनों पार्टी है वो राजगढ़ में है, आमने सामने बैठकर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किया है, तो उस केस में जो उनका जुरिस्डिक्शन होगा, जो न्यायिक क्षेत्र होगा जहां पर वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो राजगढ़ की कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है कि जैसे आपने ये एक दिल्ली के व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस केस में बताइए जो आपका जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा। तो दिल्ली के व्यापारी ने आपको ऑफर भेजा है, आपने अपना एक्सेप्टेंस है वो राजगढ़ में जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है, राजगढ़ के जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आपने वो एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्लेस है वो राजगढ़ माना जाएगा। इसके अलावा देखिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यदि दिल्ली के व्यापारी ने आपको फ़ोन करके कोई ऑफर दिया है और आपने उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दी है, ठीक है ना, राजगढ़ में, तो जहाँ पर एक्सेप्टेंस मिलेगी, ठीक है ना, उस प्लेस को हम जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जहाँ पर यदि मैसेज के माध्यम से भेजा गया है, तो जहाँ पर मैसेज के माध्यम से मैसेज प्राप्त हो रहा है एक्सेप्टेंस का, उस प्लेस को हम जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ये प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए जरूरी है ताकि यदि कोई पार्टी अपने वादे को पूरा नहीं करे, तो जो भी पीड़ित पक्षकार है, एग्रीड पार्टी है, वो किस कोर्ट के अंदर उस पर केस फाइल करे। तो कोर्ट का स्थान डिसाइड करने के लिए हमें प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अनुबंध का समय है ये उसके बारे में है। टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जिस समय आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है वही समय या जो टाइम है वो जो उसका टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यदि आप आमने सामने बैठे हैं, आप किसी ने प्रपोजल रखा, किसी ने एक्सेप्ट किया, तो जिस समय उस पर एक्सेप्टेंस दी गई है वो समय कॉन्ट्रैक्ट का समय माना जाएगा। यदि आपने फॉर एग्जांपल कोई जैसे टेलीफोन के या मैसेज के माध्यम से स्वीकृति भेजी है, तो जब वो मैसेज है अगले के पास डिलीवर हो जाएगा, तब उसको हम जो कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे और जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट मानेंगे, ठीक है ना। यदि आपने पोस्ट के माध्यम से स्पीड पोस्ट आपने करवाया है, एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजा है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो जिस समय आप स्पीड पोस्ट करा रहे हैं, लेटर पोस्ट कर रहे हैं, उसी समय को हम टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने अपनी एक्सेप्टेंस है वो दे दी और अब आप उसको वापस नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो लेटर है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से चला गया, ठीक।
अच्छा, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट का मतलब क्या है कि यदि कोई प्रस्ताव है किसी कंपनी के एजेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, तो उस केस में यदि आप स्वीकृति उस एजेंट को भी दे देते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कोई XYZ कंपनी का एजेंट हूँ और उस कंपनी की तरफ से जो मशीन है वगैरह ये बेचने का कार्य है, तो मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि मैं अपना जो मशीन है वो इतने रुपए में बेच रहा हूँ। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, और एक्सेप्टेंस लेटर है वो मुझे दे दिया, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा माना जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर्म ऑन लाउड स्पीकर। देखिए कई बार जो ऑफर है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से दिया जाता है गांव में, ठीक है ना, और एक्सेप्टेंस भी क्या है जो लाउड स्पीकर के माध्यम से दी जाती है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें पार्टीज एक दूसरे को बाउंड नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि लाउड स्पीकर से दिया गया जो एग्रीमेंट है वो एक कानूनी रूप से इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है ना। जब बाउंड नहीं कर सकती एक दूसरे पार्टी एक दूसरे को, तो उस केस में वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है ना। तो लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से बचना चाहिए, ठीक है ना, यदि उसको एक वैलिड जो एग्रीमेंट है वो बनाना है।